नमस्ते दोस्तों। आज हम समीक्षा करेंगे उस ऐतिहासिक युद्ध की जो ना तो महाराणा प्रताप और ना ही सुभाष चंद्र बोस के समय लड़ा गया और ना ही बाहुबली में कटप्पा द्वारा, पर जो इस समय पत्रकारिता में सबसे अधिक उलझा हुआ विषय है, जहां सभी चैनलों के अपने राग और अपनी ढपली है, लेकिन एमबीबीएस से लेकर झोला छाप पत्रकार तक 2024 चुनावी रिजल्ट की गैस पास नहीं हो पा रही है। मतलब वो सोच सोच के परेशान हैं कि आखिर 2024 में जो चुनाव का रिजल्ट आया है वो उनके पत्रकारिता जीवन में इतना उलट कैसे है। मानो ये विषय उतना ही जटिल है जैसे कोई प्राचीन काल में किसी साहित्य लेखक या काव्य लेखक के जन्म के समय में जो आधुनिक काल के लेखक रहते थे वो एक मत नहीं हो पाते थे। उसी प्रकार जी आधुनिक समय में और आने वाले भविष्य में भी कि आखिर इस चुनाव के रिजल्ट को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कभी एकमत नहीं हो पाएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को और अन्य पार्टियों को इस प्रकार के नतीजे क्यों प्राप्त हुए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है निर्देश कुमार और आज मैं आपके सामने कुछ अपनी समीक्षा के बिंदु पेश करूंगा और चाहूँगा कि अगर आपको कोई अपने दृष्टिकोण से कुछ विचार पेश कर पाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइएगा। चलिए तो आगे की समीक्षा या आगे की वार्तालाप आपके समक्ष रखते हैं। तो मैं बताऊं, आज लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं। 24 जनवरी का डेट है आज। तो आज के अखबार में भी एक खबर है, एक समाचार पत्र में निकला हुआ है कि ये मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हार को लेकर है। ये समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की हार को लेकर पार्टी में आपसी कलह तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई अथवा उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा की हार के बाद यहां प्रत्याशी रहे डॉक्टर संजीव बालियान की प्रेस वार्ता के जवाब में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कुछ पर्चे बांटकर डॉक्टर संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की ओर से 19 जून को गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया पत्र अब वायरल हो रहा है। बालियान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध अमित शाह से किया था। तो आप समझ सकते हैं कि अन्य पार्टियां, पत्रकार तो दूर की बात है, यहाँ तक कि पार्टी खुद भी अभी तक ये नहीं निश्चय कर पाई है, समझ पाई है कि आखिर उनकी हार का वजह क्या है। हार मतलब कम सीटों की क्या वजह है और जहाँ जहाँ क्षेत्र से हारी है वहाँ क्या वजह है। क्योंकि यह केवल उस जिले का ये क्षेत्रीय वजह नहीं हो सकती है, ये कोई एक विशेष समुदाय या बड़े समुदाय द्वारा बीजेपी को नुकसान पहुंचाया गया है या इसका कोई किसी तरीके से साजिश की गई है जिसका अन्य पार्टियों को फ़ायदा हुआ। तो यहाँ हम ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, बस कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि मैंने विभिन्न समाचार पत्रों, विभिन्न चैनलों और विभिन्न लोगों से बातचीत के जरिए एकत्र किए हैं, उन तथ्यों को ही आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आपके सामने ये बात भी
भी समीक्षात्मक रूप में रखने का प्रयास करूँगा कि आखिर फैजाबाद अयोध्या सीट से बीजेपी को या भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आते हैं। सबसे पहले उद्देश्य है ये कि आखिर हमें इस समीक्षा की आवश्यकता क्यों है। आखिर क्यों पत्रकार, क्यों विपक्षियाँ पार्टियाँ, क्यों सरकार पक्ष की पार्टी यह जानने को उत्सुक हैं अभी भी और जानना चाहती हैं। इन पे दिनों दिन मीटिंग्स हो रही हैं कि आखिर हार की वजह क्या है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये समीक्षा करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव से पहले एक माहौल था जहाँ भी आप कैमरे पे देखते थे केवल मोदी मोदी मोदी, मोदी के कामों को गिनाने वाले 10 रहते थे और विपक्षी पार्टी के समर्थन में केवल 2 लोग रहते थे। मतलब उनका पिछले कुछ समय में समर्थन में कैमरे के सामने रेशियो इतना घट गया था विपक्षी पार्टियों का कि वहाँ पे केवल मोदी समर्थक ही दिखाई देते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि कैमरे में आने के बाद भी बड़ी तादाद में लोग कैमरे के पीछे उन्हें विपक्षी पार्टियों के समर्थन में चल गए वो लोग, या मतलब बीजेपी पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए की पार्टी ने उनके लिए क्या ऐसी कमी रखी जो उन्होंने बिना बताए, बिना भारतीय जनता को पार्टी को एहसास दिलाए उनके विपरीत वोट किया या उनकी विपक्षी पार्टी को वोट किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली सरकार के कामों को लेकर और सरकार के ऐतिहासिक परिणामों, मतलब जो ऐतिहासिक कदम उठाए सरकार ने, राम मंदिर, धारा 370, आखिर सरकार की क्या कमी रही कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। यह जानना जरूरी इसलिए है ताकि उस छिपी हुई जनता के मन की बात जानी जा सके जिसने पिछले चुनाव तक बीजेपी का साथ दिया पर इस चुनाव में बीजेपी का दामन छोड़ दिया। मेरी समझ से यूपी में ये कहना बेकार है कि समाजवादी पार्टी की गणित काम कर गई। अगर आप केवल ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की गणित काम कर गई तो ये एक तर्कपूर्ण उत्तर नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरा मानना है कि यहाँ पे गठबंधन ने एक अहम भूमिका निभाई है समाजवादी पार्टी को एक किनारे रखते हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपनी क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते इसमें यूपी में बहुमत जुटाने में कामयाब रही, लेकिन अन्य पार्टियों के मुकाबले बहुमत जुटाने में कामयाब रही, लेकिन फिर भी यहाँ गठबंधन को और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर आपसी जो उन्होंने समझौता किया वो यहाँ तक कहीं तक कारगर सिद्ध हुआ, जिसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते और एक जातीय गणित बिठाने के नाते मिला, जबकि कांग्रेस को भी इसका फ़ायदा हुआ जो उसने पिछले चुनाव में 1 सीट जीती थी उसको सीधे 6 सीट मिल गई। तो कांग्रेस पार्टी को भी इसका फ़ायदा प्राप्त हुआ क्योंकि वो अपनी सीटों की गणित दोनों मिलकर सही तौर पर बैठा पाए। और इसमें अखिलेश यादव जी को इसलिए भी मतलब श्रेय अधिक मिल रहा है क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी या कहें राहुल गांधी अखिलेश यादव जी के सामने झुके हुए थे। वो नतमस्तक थे उनके सामने, जो कि पहले तक उन्हें विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी कर सकती, कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, लेकिन इस बार उन्हें कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के दबाव में थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस बार की हार कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ेगी। इसलिए वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बस अपनी साख बचाना चाहते थे। तो चलिए पहले एक नज़र डालते हैं जो भाजपा को नुकसान हुआ है उसके गणितीय विश्लेषण पे कि आखिर किस तरीके से किस राज्य में और किस क्षेत्रीय दृष्टि से भाजपा को कहाँ और कितने प्रतिशत हार जो अधिकतम उसको नुकसान हुआ है वो कहाँ पे हुआ है।
कितनी परसेंटेज कहाँ पे उससे नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है, कितनी सीटों का नुकसान उसे हुआ है, और क्या बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी इस बार फ़ायदे में रही है या नुकसान में रही है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वापसी के लिए सबसे मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है अगले चुनाव के लिए, इस पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर विपक्ष में आपके गठबंधन आ जाए तो वो आपकी हार नहीं है, वो आपकी जीत है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस 3-4 पॉइंट हैं जिन्हें आपके सामने रखूँगा, लेकिन वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर आपको उनके प्रति आप अपने मतलब एग्री हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 6 मुद्दों की जिनसे बीजेपी को या भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा आघात पहुंचा। तो सबसे पहला मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सही प्रत्याशियों का चुनाव ना होना। भारतीय जनता पार्टी ने सही प्रत्याशियों का चुनाव नहीं करा, जिसका क्षेत्रीय तौर पर पार्टी में एक कमजोर नेतृत्व बना और पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा मुद्दा है संविधान और आरक्षण को लेकर एक गलत नैरेटिव बनना। यहाँ सोशल मीडिया की माध्यम से विपक्षी पार्टियों ने एक संविधान और आरक्षण के मुद्दों को या उनके जो उन्होंने हिंदी में वक्तव्य दिया या हिंदी में अपना कहीं पे भी थोड़ा भी भाषण दिया तो उसको एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और उसका एक गलत नैरेटिव बनाया गया, जिसे फिर 400 पार के नारे से जोड़कर भ्रम फैलाया गया। मतलब संविधान और आरक्षण के मुद्दे को 400 पार से जोड़ दिया गया, जो विपक्षी पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया। फिर इसके माध्यम से पिछड़ी जातियों को भी भ्रमित किया गया और उसके साथ ही साथ मुस्लिमों को भी भ्रमित किया गया कि उनका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। पिछड़ी जातियों से केवल पिछड़ी जातियां नहीं, मतलब अनुसूचित जातियां भी हैं जो आरक्षण प्राप्त हैं, उनके आरक्षण को खत्म करने को लेकर एक भ्रम फैलाया गया। दूसरा पॉइंट था। अब इसी के अगला जो थर्ड पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कारगर रहा, जो कि विपक्षी पार्टियों समाजवादी पार्टियों ने उसको इतनी अच्छी तरीके से परोस के पेश किया कि भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित होना पड़ा। जो तब तीसरा मुद्दा है वो उन्होंने एक राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया। वो है उत्तर प्रदेश में योगी जी ठाकुरों के वोटों को टूटते हुए देखने के बावजूद उन्हें एक करने की कोशिश नहीं कर पाए और ठाकुर वोट बड़ी मात्रा में बीजेपी या मोदी का विरोधी हो गया। ये तथ्य केवल ऐसा नहीं है कि टीवी माध्यमों पे ये बात आपको धरातल पे या ज़मीनी हकीकत पे भी देखने को मिलेगी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ठाकुरों के वोटों को टूटते देखने के बावजूद उन्हें एक नहीं कर पाए, जिसमें विपक्षियों ने इस मुद्दे को भी बड़ी अच्छे से बनाया कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, जिसने आग में घी डालने का काम किया। और राजा भैया के बयान के बाद ठाकुर असमंजस में पड़ गया, जिसमें भाजपा को एक भारी नुकसान हुआ। राजा भैया ने कह दिया था कि जिसको जहां मन हो वो वहां वोट देने के लिए आज अपना स्वतंत्र है। और फिर ये तो एक पब्लिक प्लेस में कहना अलग बात है, फिर किस तरीके से जब आप किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसके प्रति आपके अंदर विरोधाभास है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और चौथा पॉइंट है बीजेपी क्षेत्रीय नेताओं का निष्क्रिय रहना। बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के 2 चुनावों के बाद तीसरे चुनाव में जो उनके क्षेत्रीय नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, वो इस प्रकार निष्क्रिय हो गए हैं कि उन्हें जनता की किस तरीके की जनता का सवाल है, किस तरीके के जनता का प्रश्न है, क्या उनको जातिगत आवाज़ है, क्या उनकी क्षेत्रीय नेता के प्रति विरोधाभास है,
तो ये बातें बीजेपी की उच्च स्तरीय टीम तक नहीं पहुंच पाई, जिसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। क्योंकि पिछले 2 चुनाव मोदी को लेकर थे और तीसरे चुनाव में भी केवल और केवल मोदी जी को फ्रंट पे रख कर वहाँ के सांसद विधायक सब चुनाव लड़ रहे थे। 5वां मुद्दा ये है जिसका विपक्षियों को पूर्ण रूप से विश्वास था। हालांकि कैमरे के सामने कई लोग ऐसे भी आ रहे थे जो उनका विरोध नहीं कर रहे थे, और उसका कारण ये है क्योंकि कैमरे के सामने अगर 4 मोदी विरोधी खड़े होते थे तो 15 मोदी के पक्षधर भी खड़े होते थे। तो उनका किसी भी कैमरे के सामने या पत्रकार के सामने ये मोदी जी का विरोध करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो मोदी जी का विरोध तो कर देते थे लेकिन उनके द्वारा प्राप्त स्कीमों को नहीं ठुकरा पाते थे या उनके खिलाफ मना नहीं कर पाते थे कि हाँ ये स्कीम नहीं मिली है। तो कैमरे के सामने जो दिखता था वो कैमरा बंद होने के बाद कुछ और कारण बन गया। तो जिसका विपक्षी पार्टियों को पूरा विश्वास था और जिसके परिप्रेक्ष्य में या जिसके आधार पे विपक्षी पार्टियों ने अपनी आधारशिला रखी और अपनी वोट या सीटों की साझेदारी करी, वो था मुस्लिम यादव और कुछ जातियों का तालमेल बैठाना। उनको पता था कि मुस्लिम यादवों को एक करना है यूपी में, और ठाकुर वोट जो था वो योगी जी को हटा दिया जाएगा, राजा भैया के नाम पर तोड़ा गया। अनुसूचित वोट जो था उसको आरक्षण और संविधान का खतरा बताते हुए तोड़ दिया गया। जबकि यूपी में मायावती जी बिल्कुल बसपा पार्टी निष्क्रिय थी, तो बसपा पार्टी को तो कहीं दलित वोट या मिलने का चांस बहुत कम हो गया था, अनुसूचित वोट, जिसका फ़ायदा हुआ समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को, और वो आरक्षण और संविधान का खतरा बता के में सफल हुए। और उन्होंने यूपी में अधिकतर समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा प्रत्याशी खड़ा कर दिया सीटों पे, जिसका अनुसूचित जाति का वोट समाजवादी पार्टी में आ गया, ठाकुरों का वोट कट के समाजवादी पार्टी में आ गया, मुस्लिम यादव वोट भी समाजवादी पार्टी में अधिकतम आया, वो तो ज़्यादा अधिकतर आया। तो इस प्रकार एक, क्योंकि जितने आपने सुना होगा जितने मुंह उतनी बातें, वही यहाँ पे कारगर सिद्ध हुआ जब विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन हुआ तो इनके पास अधिक मुंह हो गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, अमित शाह और योगी जी के स्तर पे लड़ रही थी, राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन जो विपक्षी पार्टी थी उनके पास क्षेत्र से लेकर गली से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे महागठबंधन के होने से हर राज्य में कोई ना कोई नेता थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रकार के नेतृत्व की कमी रही, क्योंकि उनके सांसद मोदी जी के नाम पे लड़ रहे थे, उनके विधायक मोदी जी के नाम पे लड़ रहे थे, और विपक्षी पार्टियों में सब सक्रिय थे, क्योंकि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी, क्योंकि ये तीसरा चरण था। एक नज़र डालते हैं उस तुलनात्मक अध्ययन की जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा। तो इस गणित के जरिए भी हम समझेंगे कि आखिर इतना इसमें जो बड़ा नुकसान हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है और किन लोगों ने बड़ा नुकसान किया है। तो इसके जरिए भी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये नुकसान कहाँ पे हुआ है और किन कारणों से हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान होना कोई एक मुद्दे पे हो ही नहीं सकता। मैंने जैसे पहले कहा आपसे कि 10 मुंह 10 बातें, उसी तरीके से 10 मुंह 50 तरीके की बातें कही गई। तो उस तरीके से ये हुआ, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बात उन्होंने कही उसी एक बात का विरोध हुआ है, ये कई बातें कई जगह से कही गई जिसका कई जगह अलग अलग हिसाब से असर पड़ा है। तो अब हम आंकड़ों पर असर डालते हैं कि आप देख सकते हैं कि एनडीए पार्टी भी
मतलब बीजेपी प्लस अदर पार्टियां हैं एनडीए में, तो इसमें 2024 में और 2019 में क्या अंतर है। 2019 में मिली थी 303 सीटें और 2024 में जाके मिली हैं 240 सीटें, जहां बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं जो बीजेपी के और सहयोगी पार्टियां हैं उनको मिली थी 2019 में 49 सीटें, जो 2024 में सीटें प्राप्त हुई हैं बीजेपी के सहयोगी दलों को, वो हुई हैं 53 सीटें। मतलब 4 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो कि बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर पिछले चुनाव में एनडीए को 352 सीटें मिली थी कुल, जो इस चुनाव में केवल 293 सीटें मिली है, जहां उसके 59 सीटों का नुकसान देखने को मिलता है। सीटें ऐसी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार नई प्राप्त हुई हैं, लेकिन वो नहीं मतलब वो बढ़ोतरी में नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो हारी हुई सीटों की वजह से ओवरलैप हो गई हैं। अब हम नीचे की एक सारणी ये बनी हुई है, इसको आप देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 2019 में राज्य स्तर पर लिखा हुआ है कि 2019 में कितनी सीटें मिली और 2024 में कितनी सीटें मिली और कितना लॉस हुआ। तो आप देख सकते हैं यूपी में यहाँ 6 राज्य हैं टोटल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान मिला है, देखने को मिला है। वो मैंने 6 सीटें मतलब 6 राज्य निकाले हैं। तो उन 6 राज्यों में पहला राज्य सबसे बड़ा है, वो तो सबको पता ही है कि वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ 2019 में मिली थी भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें, वहीं 2024 में मिली हैं 33 सीटें। नुकसान हुआ है कुल नुकसान 29 सीटों का, जो एक बड़ा नुकसान है। अगर आप देखेंगे कि आप केवल 29 ही सीटें इसमें जोड़ देंगे तो कम से कम बैठ जाएंगी जाके ये 322 सीटें लगभग ऐसे बैठेंगी। तो उत्तर प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में 23 सीटें जो 2019 में जीती थी, वो इस साल घट के 9 सीटें रह गई, तो वहाँ पे भी 14 सीटों का नुकसान हुआ है। राजस्थान में 24 से 14 सीटें रह गई, जहाँ 10 सीटों का नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 18 सीटों से 12 सीटों पे आ गई है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ 6 सीटों का नुकसान हुआ है। बिहार में 17 से 12 सीटों पे आ गई है। यहाँ आप ये गौर करिए कि हम केवल भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बात कर रहे हैं, ये एनडीए सीटों की बात नहीं हो रही है। तो बिहार में 17 से 12 पे आ गई, जहाँ 5 सीटों का नुकसान हुआ है। कर्नाटका में 25 से 17 सीटों का नुकसान 17 सीटों पे आ गई है, जहाँ 8 सीटों का नुकसान हुआ है। तो अब इस सारणी से आप क्या समझ सकते हैं, इस सारणी से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो आपने ये सारणी देख ली होगी। आप देखो इसमें मैंने स्टार बना रखे हैं 4 राज्यों पे, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। अब ये राज्य ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अन्य भाषा तो थोड़ी बहुत अन्य भाषा तो बोली जाती है, लेकिन वहाँ हिंदी भाषा को भी 90% से ऊपर लोग समझते ही हैं। मतलब 95-100% लगभग आप मान सकते हैं कि समझ जाते हैं लोग हिंदी भाषा को। तो 6 राज्यों में उसे कुल जो लॉस हुआ है वो हुआ है 72 सीटों का लॉस। और ये 72 सीटें अगर आप मिला देंगे तो कम से कम 365 सीटें हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि 72 सीटों का लॉस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 72 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को लॉस हुआ है। तो अगर ये 72 सीटें जो पिछली बार हारी थी वो जीतते, तो इस बार 365 सीटें होती भारतीय जनता पार्टी की, जो पिछले चुनाव में 352 सीटें थी। मतलब उससे 13 सीटें कहीं ज़्यादा होती। इसका मतलब कुछ सीटें हारने और नई सीट जीतने की वजह से ये ओवरलैप हो गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले में उसने कई जगहों पे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे दूसरे पायदान पे कि इसमें दूसरा निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है
कि दूसरी बात ये है कि जो स्टार बना रखे हैं मैंने 4 राज्यों में, वो हिंदी भाषा वाले क्षेत्र हैं। आप समझ सकते होंगे कि हिंदी भाषा वाले, वहाँ हिंदी भाषा समझी भी जाती है और बोली भी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 58 सीटों का नुकसान हुआ है। 58 सीटों का नुकसान हुआ है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को। तो ये इसका अर्थ हुआ कि 6 में से 4 राज्य जो समान भाषा के राज्य हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को 81% वोटों का नुकसान हुआ है 72 सीटों में से। 81%, 72 मतलब 58 सीटों का नुकसान हुआ है। और यही आप अगर 293 में 58 सीटें अगर इनको जोड़ेंगे तो लगभग होंगी जाके 350 351 सीटें होंगी जाके ये। तो हिंदी भाषा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये आंकड़ा वो पकड़ लेती तो पिछली चुनाव के मुकाबले बराबर में पहुंच जाती, वो उतनी सीटें उसको प्राप्त हो जाती। अगर इन सीटों को वो हासिल कर लेती तो उतनी सीटें मिल जाती उसको जितनी पहले मिली थी। 352 पहले चुनाव में मिली थी और इस चुनाव में उनको मिल जाती 351 सीटें। तो ये आप देख सकते हैं यूपी में 40% नुकसान है, महाराष्ट्र में 20%, राजस्थान में 14%, बिहार में 7%। मतलब राष्ट्रीय और हिंदी वक्तव्य का असर कुछ ना कुछ पड़ा है कहीं ना कहीं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपके सामने जो अपना समीक्षा रख रहा हूँ इस चुनाव के रिजल्ट को लेकर, वो मैंने कहीं ना कहीं शोध किया है, थोड़ा बहुत भी किया है, चाहे समाचार पत्रों को लेकर और अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों के जरिए भी समझने की कोशिश करी है, माहौल को समझने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर किसी हिंदी मतलब कुछ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की ओर से कुछ कहा गया ऐसा जिसका असर पड़ा है जनता के बीच में। तो पहली बात, यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे मोदी, शाह या योगी या किसी भारतीय जनता पार्टी के या किसी कार्यकर्ता द्वारा कुछ ऐसा कहा गया जिसे राष्ट्रीय स्तर पर बना दिया गया हिंदी भाषा में, तो जिसका विपक्षी पार्टियों ने बना लिया और विपक्षी गठबंधन ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, जिसका फ़ायदा उसको मिला और वो जनता तक पहुंचने में बातें तोड़ मरोड़ हो गई। मतलब कि कहा कुछ और था लेकिन जनता तक कुछ और पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी इसको समझ नहीं पाई, ना उसकी आईटी सेल इसको समझ पाई, ना उसको वो सही अर्थ अनर्थ का सही अर्थ निकाल के बता पाई। ये हो गई एक मतलब बड़ी ये समीक्षा हो गई जो मैंने अब तक जो मैंने देखा, जो मैंने शोध किया, जो मैंने समझा, वो मैंने आपके सामने रखा। यहाँ एक अंतर और भी देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि मोदी योगी में एक अंतर साफ दिख रहा है कि योगी जी जब से आए हैं तब से कार्य अच्छा हुआ है, प्रगतिशील हुआ है, आदेश पारित हुए हैं, कई सख्त कार्रवाई हुई है, कानून सख्त हुआ है, ठीक है। लेकिन जो 2014 के मुकाबले वोट है वो कहीं ना कहीं यूपी में घटा है, जबकि मोदी जी के कार्य में प्रगति होने के साथ साथ उनके वोटों को ना टूटने का भी उन्होंने एक प्रयास करते रहे हैं। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा भी होता है कि ये हत्याओं का मतलब विरोध करते हैं, जो भी किया भी जाना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन वहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, ये नेता इस तरीके के हैं कि ये मांस नोच कर मतलब वीडियो बनाई है कई, सबकी नहीं कह रहा हूँ, जिसने बनाई है उनके बारे में आप देख सकते हैं, खाते हुए वीडियो बनाई है और अपने वोट को इन्होंने एक मतलब होने का आमंत्रण दिया है कि हाँ अगर हम हैं तो ये आज़ादी है आपको, जो कि इनका सीक्रेट तौर पे चलता रहा है। और फिर वहाँ पे कहीं पार्टियों में इनके ऐसे भी वीडियो सामने आए जहाँ पे वोट जिहाद को लेकर बढ़ावा दिया गया, जिसका किसी वो विपक्षी पार्टी के बड़े नेता ने विरोध भी नहीं किया, ना उनके विरोध में कुछ कहा, दो शब्द भी कहे। और दूसरी बात ये है, एनडी के मतलब जो विपक्षी गठबंधन है इसके क्षेत्रीय नेताओं ने जातीय गणित को साधे रखा, क्षेत्र की जो जातीय गणित थी उस पर अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखी और उसकी जो सूचना होती है वो अपनी ऊपर टीम को देते रहे, जिसके कारण वो एक सही निर्णय ले पाए।
अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इनका सीक्रेट प्लान क्या है विपक्षियों का। क्योंकि बीजेपी पार्टी या एनडीए में वो चाहते हैं मतभेद बनाना। उन्हें पता है कि विकास के कार्यों पर नहीं लड़ सकते, कि विकास के कार्यों पर लड़ेंगे तो उन पर उल्टा पड़ जाएगा। वे इस बात से भी बहुत ज़्यादा भौचक्के हैं कि उन्हें आखिर इतनी सीटें कैसे मिली, वह क्या वजह थी जो उन्हें इतनी सीटें मिली हैं। अब वो इस पर दोबारा काम करना चाहेंगे। वो भी इसी बात को खोज रहे हैं कि आखिर इतनी सीटें मिली कैसे, और अगर जिस कारण मिली हैं वो जानकारी पता चलता है उन्हें, तो वो इस पर दोबारा काम करेंगे कि इसी पे दोबारा काम होना चाहिए। ठीक है, तो विपक्षियों की भविष्य की रणनीति में यहाँ मैं मुख्य तौर पे देख पाता हूँ वो है एनडीए में फूट डालो शासन करो की नीति। वो अब ये प्लान नहीं बना रहे हैं कि हाँ हमें क्या मुद्दा उठाना चाहिए, जनता के किस मुद्दे को उठाएं। वो अब ये चाह रहे हैं कि एनडीए में फूट कैसे डाली जाए कि हम शासन कर में आ पाएँ दोबारा। फिर उनकी दूसरी रणनीति है जो अगले चुनाव के लिए, वो है जनता को गुमराह करने की। वो फिर चाहेंगे कि उसी तरीके से कि योगी जी हट जाएंगे। अब ये अगर कोई मुझसे कहे विपक्षी पार्टी का कि नहीं हमने गुमराह नहीं करा, तो ये बताइए योगी जी हट जाएंगे ये किसने कहा था? विपक्षियों ने कहा था ना। 400 पार इसलिए है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, तो ये उन्होंने कहा था ना। तो ऐसी एक नहीं कई बातें हैं जो विपक्षियों पार्टियों ने कही हैं। लेकिन एक मुद्दा इनके बीच में ये भी है जो प्रत्यक्ष तौर पे, जो पहले इतना बड़ा नहीं था, चुनाव तक भी इतना बड़ा नहीं था, जो चुनाव के बीजेपी को कम सीटें मिलने के बाद से बड़ा मुद्दा बना दिया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी और पहलुओं को देख ही ना पाए। वो है रोजगार को। रोजगार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी चुनाव मतलब 2024 के चुनाव से पहले तक, चुनाव तक ये मुद्दा बड़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली हैं, विपक्षियों ने रोजगार के मुद्दे को और ऊंचा कर दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी किसी और क्या पहलू रहे जिन पे उसे हार का सामना करना पड़ा वो देख ही ना पाए। तो ये एक विपक्षी पार्टियों की रणनीति है। ठीक है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को एक मतलब जो इस समय सरकार में है पार्टी, उसको अगर सलाह देना चाहें तो उनको पहली बात तो रोजगार के मुद्दे पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा अब बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि विपक्षी पार्टी ने किसी भले ही किसी और मुद्दों पर जो मैच जीता हो, मतलब जीता क्या, पिछले अपने मैच के मुकाबले अपना वो अच्छा करा हो प्रदर्शन, लेकिन वो अब मुद्दा रोजगार को बना रही है। ठीक है, तो पहला तो रोजगार का मुद्दा है जो भाजपा को मतलब अपने स्तर से देखना पड़ेगा और रोजगार निकालने पड़ेंगे या सृजन करना पड़ेगा जिनका। और दूसरा है पार्टी की आंतरिक संरचना और संचार को दुरुस्त करने की। भारतीय जनता पार्टी तो अपने विकास के कार्यों में जुटी रहेगी, लेकिन इस बीच उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कोई बाहर का व्यक्ति उसकी जो आंतरिक संरचना है या संगठन है उसमें सेंध ना लगा सके, उसके संचार में सेंध ना लगा सके। ये अब विपक्षी बहुत ही रणनीतिक तौर पर इसमें अपना व्यवधान डालेंगे संरचना में और संचार व्यवस्था में। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्षियों के भ्रम के विरुद्ध में या तो भ्रम फैलाना पड़ेगा या सफाई देकर और तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर उसको अपने पकड़ने की क्षमता तेज करनी पड़ेगी कि हाँ विपक्षियों ने ये भ्रम फैलाया, इस पर तुरंत तकनीकी सहायता से सफाई दी जनता को। लेकिन या तो भ्रम फैलाना पड़ेगा। तो पहली बात ये हो गई। ये अभी तीसरा मुद्दा हो गया ये, इसमें दो लिखे हैं लेकिन ये तीसरा मुद्दा है रोजगार, दूसरा आंतरिक संरचना और संचार को दुरुस्त करना, तीसरा भ्रम के विरुद्ध में भ्रम फैलाना या तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने सफाई देना, और चौथा जो बात है वो है यूपी में पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त करना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत बड़ा मुद्दा क्या है, उसको इसके लिए थोड़ी मेहनत ज़मीन स्तर पर करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछड़ी जातियाँ हैं वो इतने जल्दी तकनीकी माध्यम से नहीं जुड़ती। उनको जोड़ने के लिए आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, और ज़मीन पे या तो आपके नेताओं को उतरना पड़ेगा, और उसका दूसरा रास्ता भी है, अगले चुनाव से पहले आप बसपा से गठबंधन कर लें। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख देगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने
बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया और अपनी सीटों का बंटवारा कर लिया। तो इसका असर यूपी में तो पड़ेगा ही, बिहार में भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसका असर, क्योंकि बिहार में अनुसूचित जाति की बात सुनने वालों की लोगों की कमी है वहाँ पे। अगर भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से गठबंधन कर लेती है तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसके पास ये भी है कि वो पिछड़ी जातियों का समर्थन, मतलब जो दलित जातियाँ हैं उनका समर्थन प्राप्त कर ले, किसी तरीके से उनके साथ अपना संचार मजबूत करे। तो इस तरीके से उसको करना पड़ेगा। तो आपको मेरे ख्याल से मेरी ये समीक्षा शायद कुछ हद तक सही लगी हो, और इसमें अगर कुछ कमी हो या कुछ आप और बताना चाहें तो शायद कमेंट के ज़रिए आप अगर मुझको बताएंगे तो मुझे थोड़ा और अगली वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने केवल ऑडियो वीडियो बनाया है ये, क्योंकि ऐसा सेटअप नहीं है मैं जो आपके सामने वीडियो बना सकूं। तो जहाँ तक है आप मेरे शब्दों को और भावनाओं को समझने के प्रयास करिए और मेरी सोच समीक्षा पर और शोध पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।